नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य विषय है सार्वजनिक ऋण। इसके अंतर्गत आज हम सार्वजनिक ऋण क्या है, साथ ही साथ सार्वजनिक ऋण कितने प्रकार का होता है और सार्वजनिक ऋण को किस प्रकार सरकार भुगतान करती है, इस पर अध्ययन करेंगे। सार्वजनिक ऋण वास्तव में सरकार द्वारा लिया गया ऋण है। जब सरकार अपना व्यय अपने आगम द्वारा पूरा नहीं कर पाती, अर्थात सरकार के पास खर्च करने की मदें ज्यादा होती हैं और सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता कि उन मदों को कंप्लीट किया जा सके, तो सरकार अर्थव्यवस्था से, चाहे अपने देश की अर्थव्यवस्था हो या विदेश या दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हो, वहां से ऋण की व्यवस्था करती है ताकि अपने जन कल्याण या अपने देश के जो व्यय की मदें हैं उनको पूरा किया जा सके। वास्तव में सरकार जो आगम प्राप्त करती है वो कर द्वारा प्राप्त करती है। कर का भुगतान देश के लोगों द्वारा किया जाता है। कर को वास्तव में सरकार का लौटाने का दायित्व नहीं है, लेकिन जब सरकार लोगों से ऋण लेती है, या देश के अंदर के लोगों से या देश के बाहर के लोगों से, तो उसके बदले में सरकार को कर का भुगतान भी करना पड़ता है ताकि अर्थव्यवस्था वास्तव में सही दशा में चल सके। इस प्रकार सरकार को भी ऋण की आवश्यकता होती है और यही ऋण अर्थव्यवस्था को वास्तव में बल प्रदान करता है। सार्वजनिक ऋण वो एक प्रकार का लोकागम है, अर्थात सरकार की आय है जो सरकार पर उस ऋणदाता को वापस करने का दायित्व डालता है, अर्थात सरकार को इस ऋण को वापस देना पड़ेगा। सरकार को ऋण के साथ साथ ब्याज भी देना होता। केवल कुछ ही ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें सरकार को वापस करना नहीं होता है, परंतु ब्याज उन पर भी देना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार ऋण क्यों लेती है। वास्तव में सरकार का ऋण लेने के कई कारण होते हैं। सबसे पहले कारण में हम डिस्कस करते हैं कि सरकार सार्वजनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए ऋण लेती है। सरकार के पास वास्तव में बहुत ही अधिक आवश्यक मद, जैसे रेलवे, चिकित्सा, एजुकेशन, अन्य चीजें होती हैं जिसको सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था में चलाए रखना अनिवार्य होता है। जब सरकार के पास वास्तव में धन या आगम कम हो जाता है तो सरकार इसे चलाए रखना अनिवार्य समझती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो ऋण लेकर के इनको वास्तव में प्रॉपरली चालू रखती है। दूसरा कारण यह है आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भी सरकार ऋण लेती है। आर्थिक स्थिरता का तात्पर्य यह होता है कि कभी कभी इकोनॉमी में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सरकार लोगों के हाथों से क्रय शक्ति निकालना चाहती है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार अर्थव्यवस्था में बॉन्ड या कोई ऐसे प्रपत्र बेचती है जिसके माध्यम से लोग अब इन बॉन्डों को खरीदें और परिणाम स्वरूप जो लोगों की आय है वो ऋण के रूप में सरकार के पास आ जाए, ताकि लोगों की क्रय शक्ति क्षमता पहले से कम हो जाए। तीसरा है आर्थिक नियोजन के लिए। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जब सरकार को बड़ी बड़ी परियोजना या मद पर खर्च करना होता है तो सरकार सार्वजनिक ऋण के माध्यम से इसे संपन्न करती है। वास्तव में ये बड़ी मदों के लिए खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि इनका मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग होता है, जैसे सड़क, जैसे पुल, जैसे रेलवे ट्रैक आदि। इसलिए सरकार इन प्रोजेक्ट्स को या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लोगों से ऋण लेती है और वास्तव में बाद में उसका भुगतान करती रहती है। वास्तव में सार्वजनिक ऋण कई प्रकार
आइए हम उसके स्वरूप, उसकी विशेषताओं के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार का सार्वजनिक ऋण होता है। सबसे पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि सार्वजनिक ऋण वास्तव में आंतरिक एवं बाह्य प्रकार के होते हैं। आंतरिक ऋण वो ऋण होते हैं जब कोई देश की सरकार अपनी ही अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों से ऋण प्राप्त करती है, अर्थात केंद्रीय बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त करती है, तो इस ऋण को हम आंतरिक ऋण कहते हैं। वहीं बाह्य ऋण वो ऋण होता है जब सरकार दूसरे देशों से ऋण लेती है, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि देशों से लेती है। राजनीतिक स्थिरता के लिए या विकासशील देशों के लिए वास्तव में बाह्य ऋण की भूमिका ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति घटने नहीं पाती है। दूसरा प्रकार का हमारा ऋण है शोध्य एवं अशोध्य ऋण। शोध्य ऋण वो ऋण होता है जब सरकार ऋण लेते वक्त ही डेट बता देती है, इस डेट तक हम आपका भुगतान कर देंगे। लेकिन जब सरकार ऋण लेते वक्त इस बात को क्लियर नहीं करती कि इसका भुगतान भविष्य में हम कब करेंगे, उस प्रकार के ऋण को हम अशोध्य ऋण कहते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कोषित एवं अकोषित ऋण। जब सरकार कोई भी ऋण लेती है, उस ऋण के लेने के साथ ही साथ एक कोष बना देती है और सरकार प्रत्येक वर्ष उस कोष में कुछ ना कुछ धन डालती रहती है। जैसे ही मैच्योरिटी टाइम होता है, उस कोष से निकाल करके धन वापस पेमेंट कर दिया जाता है। मान लीजिए सरकार ने 5 लाख रुपए लिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो सरकार प्रत्येक वर्ष कोष में 1 लाख रुपए डालती है। जैसे 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, कोष में भी 5 लाख हो जाएंगे, उठा करके संपूर्ण धन भुगतान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के ऋण कोषित ऋण कहलाते हैं, यानी जिन ऋणों को लेने के साथ ही साथ एक कोष की स्थापना की जाए। दूसरा, वे ऋण जिनको लेने के साथ कोष की स्थापना नहीं की जाती है, उसे अकोषित ऋण की संज्ञा दी जाती है। हमारा चौथा है मृत भार ऋण, सक्रिय ऋण तथा निष्क्रिय ऋण। मृत भार ऋण वो ऋण होता है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पादन शक्ति में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होती है, जैसे अकाल, महामारी, भूकंप आदि के समय लिया गया ऋण और इन पर खर्च किया जाए, तो इससे देश की इकोनॉमी में इकोनॉमिक इफिशियंसी या उत्पादन शक्ति में वृद्धि नहीं होगी। वहीं सक्रिय ऋण वो ऋण होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में ऋण लेने के पश्चात सरकार उत्पादन क्षमता बढ़ाने में निवेश करती है। इस प्रकार के ऋणों से वास्तव में देश की इकोनॉमिक पावर इंप्रूव होती है। और तीसरा हमारे पास है निष्क्रिय ऋण। निष्क्रिय ऋण वो ऋण होते हैं जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में ना तो उत्पादन में वृद्धि होती है और ना ही सरकार की आय में वृद्धि होती है, जैसे पार्कों पर किया गया खर्च। इस प्रकार हमारे 3 प्रकार के ऋण होते हैं, मृतप्राय, सक्रिय और निष्क्रिय ऋण। हमारा 5वां पॉइंट है ऐच्छिक तथा अनैच्छिक ऋण या अनिवार्य ऋण। ऐच्छिक ऋण वो ऋण होते हैं जिन ऋणों को सहजता से प्राप्त किया जाए, अर्थात सरकार वास्तव में लोगों से खुशी से वो ऋण प्राप्त कर ले, लेकिन कभी कभी देश में अनिवार्य हो जाता है। जैसे महामारी के समय अचानक सरकार ये कह दे कि नहीं, आपको ये बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, तो इस प्रकार के ऋण वास्तव में अनिवार्य ऋण की श्रेणी में रखे जाते हैं। हमारा 6 पॉइंट है क्रय योग्य व अक्रय योग्य आय। कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें क्रय विक्रय खुले बाजार में किया जा सकता है, इनकी गणना क्रय योग्य ऋणों में की जाती है। दूसरे अक्रय योग्य ऋण वे होते हैं जिसे खुले बाजार में बेचने की स्वतंत्रता नहीं होती,
जैसे ऋण पत्र, जिन्हें केवल सरकार को ही वापस किया जा सकता है, बाजार में बेचा नहीं जा सकता। अक्रय योग्य ऋणों का विशेष लाभ यह है कि ऋण खुले बाजार की क्रियाओं को प्रभावित नहीं करते हैं। अर्थव्यवस्था पर इनके पड़ने वाले प्रभाव को भरसक दूर रखा जा सकता है। अगला पॉइंट है ब्याज सहित व ब्याज रहित ऋण। ब्याज सहित ऋण वे ऋण होते हैं जिन पर सरकार ब्याज देने की गारंटी करती है, परंतु ब्याज रहित ऋण वे ऋण होते हैं जिन पर ब्याज नहीं दिया जाता है, किंतु ये ऋण प्रचलित नहीं हो पाए। सरकार में अटूट विश्वास होने पर तथा संकट के समय ब्याज रहित ऋण ही दिए जाते हैं। और हमारा 8वां है कुल ऋण तथा शुद्ध ऋण। किसी समय विशेष पर सरकार के समस्त ऋणों के योग को कुल ऋण कहा जाता है। कुल ऋण की राशि से ऋणों के भुगतान के लिए स्थापित कोष को राशि से घटाने के उपरांत जो बचता है, वास्तव में उसे शुद्ध ऋण कहा जाता है। इस प्रकार हमने डिस्कस ये किया कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम भुगतान की विधियां देखते हैं। अब हम ऋण के भुगतान के विषय में देखेंगे। वास्तव में ऋण के भुगतान के कई विधियां हैं। सरकार इन्हें शुद्ध या अशुद्ध ऋण के रूप में भी जानती है। शुद्ध ऋण वो ऋण होते हैं जिनको लेते ही सरकार एक निश्चित तिथि बता देती है, इस तिथि तक हम आपका ऋण भुगतान कर देंगे। जबकि अशुद्ध ऋण वो ऋण होता है जिसके भुगतान का वास्तव भुगतान के लिए भविष्य अनिश्चित होता है। इसके साथ ही साथ एक ऋण और था। एक ऋण भुगतान की विधियां सबसे जो प्रचलित थी प्राचीन काल में, वो थी ऋणों को अस्वीकार कर देना या ऋण भुगतान से अस्वीकार कर देना। इसके अंतर्गत जब एक देश अपने आंतरिक बाजार से या अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेती थी, ऋण लेने के बाद वो ऋण का पुनः भुगतान करने से नकार देती थी। इसके परिणाम स्वरूप छोटे देश बड़े देश को तो कभी कुछ बोल नहीं सकते थे। देश की जनता सरकार से भी कुछ नहीं बोल सकती थी। क्यों? क्योंकि वास्तव में सरकार के पास पावर ज्यादा होती है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक विद्रोह या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसी घटनाएं होने की पूरी संभावना होती है। इस प्रकार ऋण को नकारना वास्तव में जो प्राचीन काल में पद्धति थी, इसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित 5 पद्धतियां हैं, उन पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं ये 5 पद्धतियां कौन कौन सी हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले है ऋणों का नवीनीकरण। ऋणों का नवीनीकरण का तात्पर्य होता है कि जैसे ही ऋण लिया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप एक कोष स्थापित कर दिया जाता है। यदि भविष्य में ब्याज की दरों में परिवर्तन होता है तो सरकार इस नवीनीकरण कोष के माध्यम से वास्तव में कम ब्याज की दरों पर ऋण को प्राप्त कर सकती है। अतः उनके टर्म एंड कंडीशन फ्यूचर में भी बदल सकते हैं। कभी कभी सरकार ऋणों के नवीनीकरण के अंतर्गत घटी हुई ब्याज दरों के लाभ पाने के लिए भी ऋणों का नवीनीकरण कर देती है। इस प्रकार ऋणों के भुगतान होने के समय एक समस्या खड़ी हो सकती है। यदि सरकार भुगतान के लिए अपने को असमर्थ पाती है तो पुनर्कोषण का सहायता लेती है। अधिकांश कोषित ऋण तो इसी विचार से लिए जाते हैं कि वापस कर दिए जाएंगे, परंतु व्यय के अधिक हो जाने के कारण उक्त साधनों से इन ऋणों का भुगतान नहीं हो पाता। अतः ऋणदाता से कम ब्याज की दर पर ऋण को कुछ और समय के लिए नवीनीकरण हेतु समझौता किया जाता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सरकार के पास मान लीजिए कोई ऋण है, उसकी ब्याज की दर 10% है। भविष्य में यदि हमें कोई स्रोत से 8% पर ही ऋण प्राप्त हो रहा है तो हम नया बॉन्ड जारी करेंगे।
उससे हम धन कलेक्ट करेंगे, बट उसमें ब्याज की दर कम होगी। मान लीजिए 8% पे हमको उतना धन मिल गया, 5 लाख रुपए। 5 लाख हमने 10% पे पहले सन 2012 में लेके रखा। सन 2013 में हमने ये देखा कि 8% पर लोग अपने बचतों को देने को तैयार हैं, तो हम उस धन को इकट्ठा करते हैं और उस धन से हम पुराने ऋण को समाप्त कर देते हैं। अतः अब हमारे पास ब्याज की देनदारी 10% के बजाय 8% रह जाती है। अगला है ऋण परिवर्तन। ऋण परिवर्तन का तात्पर्य यह होता है कि सरकार पुराने ऋणों को भुगतान करने के लिए नए ऋण लेती है। सरकार नए ऋण लेती है, उन ऋणों के माध्यम से पुराने ऋणों का भुगतान कर दिया जाता है। अब हमारे पास नए ऋण आ जाते हैं जो वर्तमान समय से कार्यशील हो जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत वास्तव में ऋणों का भुगतान नहीं होता, बस ऋणों का केवल नवीनीकरण हो सकता है। हमारा थर्ड पॉइंट है ऋण भुगतान के अंतर्गत ऋण परिशोधन कोष की स्थापना करना। ऋण परिशोधन कोष की स्थापना करने का तात्पर्य होता है कि जैसे ही सरकार ऋण लेती है, उसके परिणाम स्वरूप सरकार सार्वजनिक रूप से एक कोष को स्थापित कर देती है। इसके अंतर्गत ब्याज सहित, मूलधन एवं ब्याज सहित जितने साल में उसे ऋण का भुगतान करता है उसका डिवाइड कर लेती है और प्रत्येक वर्ष उतनी आय उस कोष में डालती जाती है। भविष्य में हम ये देखते हैं कि जैसे मेच्योरिटी टाइम यानी ऋणों के भुगतान करने का दायित्व पूर्ण होता है, हम देखते हैं कि कोष में उतना धन होता है जिससे हम ऋण का भुगतान कर सकते हैं। अतः कोष से प्राप्त धन को या आय को उठा करके हम ऋणों के भुगतान में प्रयोग ला देते हैं। चौथा पॉइंट है पूंजी कर। वास्तव में पूंजी कर का समर्थन रिकार्डो ने किया था। इसके अंतर्गत जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं उनके ऊपर, उनकी परिसंपत्तियों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेशन कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये आय सरकार को प्राप्त होती है और इस आय के द्वारा सरकार पुराने ऋणों का भुगतान कर देती है। और सबसे जो प्रचलित है और अंतिम पॉइंट है पांचवा, वार्षिक वृत्तियां। वार्षिक वृत्तियों के अंतर्गत सरकार मूलधन एवं ब्याज के लिए एक किस्त बनवा लेती है। वर्तमान में जैसे ईएमआई प्रचलित है, यानी किस्तों में भुगतान। उसके परिणाम स्वरूप जब सरकार आंतरिक बाजार या बाह्य बाजार से ऋण लेती है तो उसके परिणाम स्वरूप उन किस्तों को प्रति वर्ष भुगतान करती जाती है। अतः वास्तव में कोष विधि के अंतर्गत उस कोष को सरकार अपने पास ही रखती है, लेकिन वार्षिक वृत्तियों का मतलब यह होता है कि सरकार कोष में जितना भी धन आता है वो पर ईयर भुगतान करती जाती है। इस प्रकार जैसे ही समय समाप्त होता है वो देखती है कि उसका ऋण भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आज के हमने चैप्टर में सीखा कि सार्वजनिक ऋण कितने प्रकार के होते हैं और इनका भुगतान किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।